हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और जिन बच्चों का रिजल्ट 10th और 12th में बहुत अच्छा आया उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया अच्छा जितना वो सोच रहे थे, डोंट बी टू डिसअपॉइंटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने गलतियां की हैं जिससे आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है जितना आप चाहते थे, एंड ट्राई टू डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, आज के इस वीडियो का पर्पस जो है वो रीइवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो काफ़ी सारे दक्ष के बच्चे जो हमारा स्कूल है ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस पूरी प्रोसेस को लेके, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि एक वीडियो बनाया जाए जो कि सारे बच्चे यूज़ कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड री-इवैल्यूएशन की, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। तो मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ है और हर स्टेप में आपको क्या क्या करना है और उस स्टेप में आपको क्या क्या आउटकम होगा, उस स्टेप का पर्पस क्या है वो आप देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपकी जो आंसर शीट है उसको सीबीएसई फिर से देखेगी और उसमें 2 चीज़ों पर वो गौर करेंगे कि कहीं आपके जो मार्क्स जो टोटल किए गए हैं वो कहीं कम टोटल तो नहीं है, और दूसरी चीज़ वो जो देखेंगे कि कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जिसकी मार्किंग ही नहीं हुई है, कि आपने यदि 10 क्वेश्चन लिखे हैं कहीं ऐसा तो नहीं जिसमें से 9 ही क्वेश्चन की मार्किंग हुई और 10वां क्वेश्चन रह गया है। तो ये 2 चीज़ें मेनली वेरीफाई किए जाएंगी। ओके, वेरिफिकेशन में आपको कैसे उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा कि क्या वेरिफिकेशन में हुआ, उसमें आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन में क्या हुआ है, क्या आपके मार्क्स बढ़े हैं, और इसमें मार्क्स घट भी सकते हैं। कि हो सकता है कि पहले टोटलिंग में आपके मार्क्स ज़्यादा हो गए थे पर इस बार हो सकता है जब रीटोटलिंग हुई तो मार्क्स कम हो गए, तो वो घट भी सकते हैं, और इसके बारे में आगे बात करूंगा, बट मैं आपको भी यहाँ बता रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन जो है आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर पता चल जाएगा यदि आपके मार्क्स चेंज होते हैं या नहीं होते, दोनों केसेस में। यदि आपके मार्क्स चेंज होते हैं तो आपको एक ईमेल और लेटर भी आएगा जिसमें आपके जो भी मार्क्स का चेंज होगा उसके बारे में बताया जाएगा, और यदि मार्क्स चेंज नहीं होते हैं तो आपको कोई भी लेटर नहीं आएगा। ओके, कितनी फीस है इस स्टेप की? इस स्टेप की फीस जो है 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। तो यदि आपको 2 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवाना है तो आपको सीबीएसई को 500 गुणित 2, तो आपको उनको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, अब पेमेंट कैसे होगा? कोई भी पेमेंट जो है वो डीडी या चेक या कैश के थ्रू नहीं होगा। हर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, और वो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू उस पेमेंट को आप कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पूरे स्टेप की है डेट्स। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये ऑलरेडी 17 जुलाई हो चुका है। ओके, तो आपकी 10th की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की डेट है वो 20 जुलाई और 24 जुलाई के बीच है। तो आपको 20 जुलाई से लेके आप 24 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, और 24 जुलाई को 5 बजे तक, 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, 12th के लिए जो डेट है 17 जुलाई जो आज है से लेकर 21 जुलाई, तो इन दिनों के बीच में आपको अप्लाई करना है, और 21 जुलाई को 5 बजे के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। यदि आपका ये स्टेप मिस हो गया तो आगे वाले जो 2 स्टेप्स हैं आप उन स्टेप्स के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। तो ये डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। तो अपना जो भी आपने माइंड मेकअप किया है कि वेरिफिकेशन करवाना है नहीं करवाना, किन सब्जेक्ट का करवाना है किन सब्जेक्ट का नहीं करवाना, 10th के बच्चे जैसे ही आपका ऑनलाइन ओपन होता है ये प्रोसेस सीबीएसई करती है ओपन, तो तुरंत अप्लाई कर देना। 12th के बच्चों की ऑलरेडी ओपन हो चुकी है ये प्रोसेस। ओके, ऑलराइट, स्टेप 2 में क्या होगा कि आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। स्टेप 1 में आपके मार्क्स की टोटलिंग रिटोटलिंग जो भी होनी थी वो सब हो गई। उसके बाद सीबीएसई ने आपको बता दिया कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं।
ओके। अब उसके बाद यदि बढ़े हैं तो भी आप इस स्टेप को कर सकते हो, और नहीं बढ़े तो भी आप इस स्टेप को कर सकते हो, वो डिसीजन आप लोगे। इस स्टेप में होगा क्या कि आप सीबीएसई को अपनी जो आंसर शीट्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट करोगे, जो आप लिख कर आए थे, जो आप सीबीएसई को देकर आए थे, आपने जब आंसर्स लिखे थे, तो वो वाली आंसर शीट की कॉपी को आप रिक्वेस्ट करोगे। वो आप क्यों रिक्वेस्ट करोगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं देखूंगा तो मैं सीबीएसई को बता सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझे इतने मार्क्स मिलने थे और इतने मार्क्स मिले हैं, और आप देख सकते हो कि आपके करेक्शन में कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये इस स्टेप का पर्पस है, और ये थर्ड स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड स्टेप आप तभी ले सकते हो जब आपने ये वाला स्टेप किया हो। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, आप सिर्फ ये वाला स्टेप तब कर सकते हो, मतलब आप रिक्वेस्ट अपनी आंसर शीट्स को तभी कर सकते हो जब आपने वेरिफिकेशन वाला स्टेप, जो इसके पहले वाला स्टेप है, उसको किया है। ओके। दूसरा, अभी आंसर शीट आपको मिलेंगी कैसे? तो ये आंसर शीट की जो फोटो कॉपीज हैं, ये आपको जो अकाउंट आप क्रिएट करोगे सीबीएसई की वेबसाइट पर, जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो उस अकाउंट में आपको आपकी आंसर शीट्स, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, उस सब्जेक्ट की आंसर शीट आपको वहां पर उसकी फोटोकॉपी अवेलेबल हो जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने उसको रिव्यू कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में मार्क्स कम मिले हैं, किस क्वेश्चन में मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए, तो वो सब आप उसमें कर लोगे। तो आप नोट्स बनाइएगा उस चीज के। तो मैंने लिखा हुआ है कि नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो नोट्स का आप यूज करोगे अगले स्टेप में। नोट्स में क्या होगा कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, इतने मार्क्स कम मिले हैं, और क्यों मिलने चाहिए थे, वो सब आप नोट्स बना के रख लोगे, तो थर्ड स्टेप में उसका यूज होगा। ऑलराइट। फीस 10th और 12th की फर्स्ट स्टेप में फीस सेम है, इस स्टेप में 10th और 12th की फीस डिफरेंट है। 10th क्लास की फीस जो है वो 500 रुपए पर सब्जेक्ट है, मतलब एक आंसर शीट आपकी, एक ही आंसर शीट होगी। तो आप हर सब्जेक्ट के लिए आप जब रिक्वेस्ट करोगे, जैसे आप 2 सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, तो आप 1000 रुपए सीबीएसई को दोगे इस स्टेप के लिए। ओके। 12th क्लास की फीस डिफरेंट है। 12th क्लास की पर सब्जेक्ट की, मतलब पर आंसर शीट की जो कॉस्ट है, दैट इज 700 रुपीज। तो आपको 700 रुपए देना पड़ेगा एक सब्जेक्ट की। यदि आप आंसर शीट रिक्वेस्ट करते हो, 2 की करते हो, तो आपको 1400 रुपए, और जैसे आगे आप जितना भी नंबर बढ़ाओगे, आपको उस हिसाब से 700 से उसका गुणा करके आपको उतने पैसे सीबीएसई को देना पड़ेंगे। ठीक है। तो इस स्टेप की फीस अलग है, पहले वाले स्टेप की फीस अलग थी, और इसके बाद वाले स्टेप की फीस भी अलग है। ओके। फीस अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटली होंगे। आप कोई भी कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट सीबीएसई को नहीं भेज सकते। ओके। डेट्स, अगेन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए डेट्स जो हैं वो 4 और 5 अगस्त हैं, जिसमें आपको ये वाले स्टेप के लिए अप्लाई करना है। ओके। 12th के लिए अगस्त 1 एंड अगस्त 2, मतलब 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपको इस स्टेप के लिए अप्लाई करना है। ओके। गोइंग टू स्टेप 3 नाउ, रीवैल्यूएशन। तो अब क्या हुआ, आपने पहले में वेरिफिकेशन कर लिया, मार्क्स की टोटलिंग और जो भी हो गया उसमें आपके बढ़े घटे, उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि अब मुझे सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में आपके पास आपकी आंसर शीट्स आ गई हैं, आपने देख लिया, आपको लग रहा है कि हाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपने अपने नोट्स बना लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे 3 मार्क्स मिले हैं, मुझे 5 मिलने चाहिए थे, और क्यों 5 मिलने चाहिए थे वो आपने सब अपना नोट्स बना लिए हैं। इसी तरह अलग अलग क्वेश्चंस का आपने नोट्स बना लिए हैं। ओके। तो अब आता है स्टेप 3। तो अब स्टेप 3 के लिए कंडीशन क्या है और स्टेप में क्या होगा, वो मैंने इस स्लाइड पर लिखा हुआ है। अब स्टेप 3 के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो तब जब आपने अपना आंसर शीट्स को बुला लिया है, मतलब आपने स्टेप 1 भी करा है तो उससे स्टेप 2 कर पाए हो, जब आपने स्टेप 2 करा है तब आप ये स्टेप 3 कर पाओगे। ओके। ऑलराइट। अब इसमें जो है रीवैल्यूएशन की जो रिक्वेस्ट है, ये पूरे के पूरे पेपर के लिए नहीं जाएगी कि आपके पूरे के पूरे, जैसा फिजिक्स का पेपर है या कोई भी आपका सब्जेक्ट का पेपर है, कि पूरा रीएवैल्यूएट करवाना है आपको। तो आप करवा सकते हो, पर आपको जितने क्वेश्चन होंगे
उस क्वेश्चन पर आपको 100 से गुणा करके आपको उतने पैसे सीबीएसई को देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको जो जो क्वेश्चंस लग रहे हैं जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको लग रहा है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए रीइवैल्यूएशन के लिए आप फाइल करोगे या एप्लीकेशन दोगे। और रीइवैल्यूएशन की एप्लीकेशन, मैं इस चीज़ पे इतना इसलिए बोला है कि रीइवैल्यूएशन की एप्लीकेशन जो है वो बाय क्वेश्चन है। ओके, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपने कॉपी अपनी देखी है, तो आप रीइवैल्यूएशन वो 3 क्वेश्चंस के लिए डालोगे। ओके, और रीइवैल्यूएशन की कॉस्ट क्या है? 100 रुपीज पर क्वेश्चन है। ओके, वो मैं अभी फीस वाले उसमें बात करूंगा आपसे। ओके, अब आपको क्या देखना है रीइवैल्यूएशन के लिए? आप अपने आंसर शीट होगी आपके पास, और सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर भी होगा, और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी होगी। तो आपने जैसे लिखा है और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कैसा है, आप दोनों की कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, इसमें आधा मार्क्स बढ़ सकता है, 1 मार्क्स बढ़ सकता है या 2 मार्क्स बढ़ सकता है, तो वो आप उधर से कंपेयर कर सकते हो। और आपको जब आप रीइवैल्यूएशन के लिए डालोगे तो आप क्वेश्चन नंबर दोगे, क्या किस क्वेश्चन के लिए आप डाल रहे हो, और आपको ये भी देना पड़ेगा कि आपको लग रहा है कि आपके कितने मार्क्स बढ़ने चाहिए और क्यों बढ़ने चाहिए। तो आपको रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना केस बहुत सॉलिड बनाना है कि हाँ मेरे मार्क्स इसलिए बढ़ने चाहिए। उदाहरण हो सकता है कि मैंने इसको अच्छे से किया है, एज इन कि मैंने फॉर्मूला लिखा था इसलिए मुझे मार्क्स मिलना चाहिए, मैंने आंसर की यूनिट लिखी थी इसलिए मिलना चाहिए, मैंने पूरे स्टेप्स फॉलो किए इसलिए मिलना चाहिए। तो आप जो भी आपकी वजह होगी, बेसिकली रीजनिंग का मतलब आपको अपनी वजह देनी पड़ेगी कि आपके मार्क्स क्यों बढ़ने चाहिए। ओके, ऑलराइट। और उसके बाद रीइवैल्यूएशन के बाद आपको पता कैसे चलेगा? तो जो भी आपके रीइवैल्यूएशन का डिसीजन होगा वो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पर आपकी जो अकाउंट है उसमें आ जाएगा। ओके, और आप अपने एप्लीकेशन आईडी से और जो आपका अदर आईडी होगा, रोल नंबर होगा, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको लेटर भी और ईमेल भी आएगा। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि रीइवैल्यूएशन में जो भी हुआ, यदि आपके मार्क्स बढ़े या घटे, वट एवर हैज हैपेंड, वो फाइनल होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप फिर से एक एप्लीकेशन चालू कर दो, ये नहीं होगा। और आप ये भी नहीं बोल सकते सीबीएसई किससे कि इसको फिर से रिव्यू करो या मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो वो कुछ भी नहीं होगा। जो सीबीएसई ने रीइवैल्यूएशन के बाद जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। ओके, फीस क्या है? 10th और 12th की 100 रुपीज पर क्वेश्चन। रीइवैल्यूएशन में हर चीज जो है वो क्वेश्चन के बेस पर चार्ज की जाएगी और उसकी फीस है 100 रुपए पर क्वेश्चन। ओके, अगेन पेमेंट्स ऑनलाइन है। डेट्स का जहां तक सवाल है, डेट्स बहुत टाइट हैं, फिर से 2-2 दिन के लिए हैं। अब 10वीं की डेट्स जो है वो 10th और 11th अगस्त हैं इस वाले स्टेप के लिए, एप्लीकेशन के लिए। 12th के लिए 6th और 7th अगस्त है आपको एप्लीकेशन रीइवैल्यूएशन के लिए डालने के लिए। ओके, सो स्टेप 3 के लिए आपके 10th और 12th के लिए 2-2 दिन का समय है। ओके, अब जो हमने इतने 3 स्टेप्स के बारे में बात की है, अब मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं? मुझे ये चीज करनी चाहिए, रीइवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैंने ऊपर ही पहले लिखा हुआ है, द डिसीजन इज 100% योर्स। तो आपको डिसाइड करना है पूरी तरीके से। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ या आपको कोई और वीडियो पे कोई और बोल रहा है दैट, या सर्कुलर है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिसाइड करना है, और आप किन बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो वो मैंने आपको वजह यहाँ पर आउटलाइन की है। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, बेस्ड ऑन कि आपने कैसा किया था अपनी परीक्षा में। आप यदि अपने परीक्षा को रिकॉल करो कि हाँ ये वाले क्वेश्चन पे मैंने ये किया था, ये वाले पे ये किया था, और फिर आप देखो कि मार्क्स का टोटल तो काफी कम लग रहा है, तो आप यदि कॉन्फिडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा, मुझे लगता है यदि आपको लग रहा है कि आपके 1 या 2 मार्क्स बढ़ेंगे तो ये प्रोसेस का उतना फायदा नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ आपके मार्क्स 5 बढ़ सकते हैं या 8 बढ़ सकते हैं या 10 बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ये चांस ले सकते हो।
ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मार्क्स कम हो सकते हैं क्या, या जितने हमको अभी मिले हैं इससे ज्यादा ही होना पॉसिबल है। तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि मार्क्स आपके घट भी सकते हैं यदि आपका फर्स्ट स्टेप जो आपका वेरिफिकेशन का स्टेप है उसमें टोटलिंग में आपके मार्क्स उन्होंने आपको दिए हैं मान लो 85, अब रीटोटलिंग हुई तो उसमें रीटोटलिंग में पता चला कि मार्क्स आपके 82 ही थे, तो आपको 82 आपके नए मार्क्स हो जाएंगे। तो आप अब उसके आगे जो भी स्टेप 2 और 3 के लिए अप्लाई करोगे वो 82 आपके उसके बेस पर चलेंगे, तो जो 82 के बेस पर होगा सब कुछ। ओके, तो वो डिसीजन आपका है, आप कर सकते हो, डिक्रीज भी हो सकते हैं। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं। चांसेस मतलब इसका मतलब ये है कि सीबीएसई ने पहले गलती करी होगी और अब सही कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं इस चीज के। ओके, दूसरा मुझे ये लगता है, ये पर्सनल मेरी एडवाइस है, यदि आपने ऑलरेडी वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया है और आपके मार्क्स कम नहीं हुए, मतलब आपकी टोटलिंग सही थी और आपके मार्क्स कम नहीं हुए हैं, तो आप स्टेप 2 और स्टेप 3 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सेकंड स्टेप में तो सिर्फ आपको अपनी आंसर शीट देखोगे और थर्ड स्टेप में आप उनको बताओगे कि मेरे मार्क्स मुझे कम मिले हैं तो इसको आप बढ़ा दीजिए, और वो क्वेश्चन के बेस पे होगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेप आप कर सकते हो यदि आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है या फर्स्ट स्टेप करने का आपने मन बना लिया है, तो वो चांस ले सकते हो मेरे हिसाब से। सेकंड और थर्ड स्टेप से आपको नुकसान नहीं होगा। यदि मार्क्स कम होने वाला किस्सा हो सकता है तो वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप से हो सकता है, क्योंकि सेकंड स्टेप में तो सिर्फ आप देख रहे हो। थर्ड स्टेप में यदि आपको लग रहा है कि जिन क्वेश्चन में घट सकता है आप उनके लिए अप्लाई ही मत करना, आप सिर्फ उन क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना जिनमें आपको पता है कि बढ़ सकता है। ओके, तो जो घटने वाला जो चक्कर है वो सिर्फ स्टेप 1 में है। ओके, अभी क्या है, आप किसी भी स्टेप पे छोड़ सकते हो। यदि आपने वेरिफिकेशन करवा लिया, आपके बढ़े, तो आपने कहा ठीक है चलो अब इतने हो गए, अब मुझे ज्यादा आगे के स्टेप्स नहीं करने हैं, मैं खुश हूँ, तो आप वहां पर प्रोसेस को छोड़ सकते हो। यदि आपके नहीं बढ़े हैं तभी भी आप उसको छोड़ सकते हो। यदि आपके घट गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अगले स्टेप पे जाना चाहिए, क्योंकि अगले स्टेप पर जब आप जाओगे तभी आपको फिर बढ़ाने का उसको मौका मिलेगा। ओके, और घटने की चांसेस बहुत कम है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट चांसेस है, राइट, यू नेवर नो। ओके, तो आप जिस स्टेप पे चाहो आपके लिए वहां पे छोड़ दोगे तो आप अगले स्टेप के लिए अप्लाई नहीं करोगे, मतलब आपकी प्रोसेस वहीं खत्म होगी। आपने पहला स्टेप करा, सेकंड की डेडलाइन मिस कर दी या मन नहीं किया करने का, तो आपके लिए पहले स्टेप के बाद प्रोसेस खत्म होगी। ओके, यदि आप 3 स्टेप्स करते हो तो आपको आपकी फाइनल मार्कशीट जो है, यदि वेरिफिकेशन के बाद आपने छोड़ दिया है और आपके मार्क्स बढ़ गए हैं और आपने अगले 2 स्टेप्स नहीं किए हैं, तो आपकी मार्कशीट जो है वो पहले स्टेप के बाद का जो डिसीजन है उस पर बन जाएगी आपकी मार्कशीट। ओके, और यदि आपने सारे के सारे स्टेप्स किए हैं तो आपकी मार्कशीट जो है वो थर्ड स्टेप के बाद जो होगी वो फाइनल मार्कशीट बनेगी। ओके, आप ऐसा नहीं होगा कि आप पुरानी मार्कशीट भी रख लो और नई मार्कशीट भी रख लो। तो आपको यदि नई मार्कशीट आपको लेने के लिए आपको डेफिनेटली पुरानी मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी और उससे आपको नई मार्कशीट इश्यू होगी। ओके, अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस में और नई मार्कशीट के आने में या चेंज्ड मार्कशीट के आने में जितना भी डिले होगी और उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं है। ये हो सकता है कि अगस्त महीने में आ जाए, हो सकता है कि सितंबर महीने में आए, या हो सकता है लेट भी हो जाए। सीबीएसई ने सिर्फ ये कहा है कि इस वजह से आप कोई एप्लीकेशन भर रहे थे किसी कॉलेज की या किसी परीक्षा की और आपको मार्कशीट चाहिए थी या आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए थी और आप नहीं भर पाए हो, तो सीबीएसई उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ओके, तो सीबीएसई का कहने का मतलब ये है कि ये आप को मार्कशीट या इससे रिलेटेड वजह से आपको कोई भी परेशानी होगी या आपकी कहीं पर भी डिले होगी किसी भी जगह पर, तो उसके लिए सीबीएसई बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। ओके, ऑलराइट, अगेन अच्छे से सोचिए, बट बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी से डिसाइड करिए और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए करना है वो सब चीजें जल्दी से डिसाइड करिए, और करना है या नहीं करना ऑफ कोर्स उसके बाद ही ये सब चीजें आती हैं, सब्जेक्ट और दूसरी चीजें। ओके।
ऑलराइट, एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या है? एप्लीकेशन जो है कोई भी ऑफलाइन जमा नहीं होगी, आप कोई भी पेपर पर प्रिंट करके कोई एप्लीकेशन नहीं भेजोगे। पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑल 3 स्टेप्स की प्रोसेस जो है वो CBSE की वेबसाइट पर होगी, cbse.nic.in पर। ओके, वहां पर लिंक होगी, आप वहां से जाके अप्लाई करोगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन आप भेज भी दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन भी जमा की है एप्लीकेशन, यदि वो इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, पेमेंट्स फॉर ईच स्टेप आर ओनली एक्सेप्टेड डिजिटली। मतलब मैं 3 बार बोल चुका हूँ इस चीज को कि पेमेंट्स कैश, चेक, DD के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगा। पेमेंट्स केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कोई दूसरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है उसके थ्रू एक्सेप्ट होगा। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, 1 स्टेप 1 स्टूडेंट 1 एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? आप ये नहीं कर सकते कि आपने वेरिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन डाली है, आपने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के लिए एक एप्लीकेशन डाली है, आपने फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए, आप ये नहीं कर सकते। आप एक बच्चा एक एप्लीकेशन चालू करेगा और उसको जितने सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि स्टेप 1 है, आपको उसी एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो 1 स्टूडेंट 1 एप्लीकेशन कैन बी फॉर 1 सब्जेक्ट, कैन बी फॉर मेनी सब्जेक्ट्स। ओके, तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये जो एप्लीकेशन डाल रहा हूँ ये इतने सब्जेक्ट्स के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आप दूसरी एप्लीकेशन नहीं डाल पाओगे यदि आप कुछ सब्जेक्ट पहले में डालोगे, कुछ सब्जेक्ट दूसरे में डालने की सोचोगे तो। ओके, ऑलराइट, इफ योर मार्क्स गेट डिक्रीज एंड यू गेट कंपार्टमेंट। ओके, तो भगवान बिल्कुल ऐसा ना करे, और ऐसा होगा भी नहीं मेरे हिसाब से। CBSE वाले आई डोंट थिंक कि कोई टीचर ऐसा करेगा, जो भी चेकर होंगे। यदि ऐसा हो जाता है कि आपने अपना वेरिफिकेशन करवाया या फिर दूसरे तीसरे स्टेप करवाए और आपके मार्क्स कम हो गए और आपको कंपार्टमेंट आ गई, मतलब आपको सप्लीमेंट्री आ गई, यदि ऐसा हो जाता है तो आपको सप्लीमेंट्री के लिए अलग से एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और आपको याद है कि इस प्रोसेस में जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन है। आप उनके पास दोबारा नहीं जा सकते कि बोलो कि नहीं हमारी वो पुरानी मार्क्स दे दो, आप हमको ये वाले नहीं चाहिए, नहीं होगा। इससे जो निकल के आएगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, तो यदि कंपार्टमेंट आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा यदि किसी के साथ हो जाता है तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। ओके, हर स्टेप पर हमने जितनी भी फीस दी है, जो भी फीस दी है, वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब आपने यदि स्टेप 1 में जितनी भी फीस दे दी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। स्टेप 2 में, स्टेप 3 में कभी भी आपने जो भी फीस CBSE को दी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। डजंट मैटर आपको डिसीजन पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। ओके, ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, वेरिफिकेशन, आपकी कॉपीज आपको मिलना और आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, ये सिर्फ इस साल उन सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें एक्चुअल में एग्जाम हुआ है। जिन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है और CBSE ने असेसमेंट के बेस पे जो एवरेज निकाला है दूसरे सब्जेक्ट का और आपको मार्क्स दिए हैं, उनके लिए ये वाली प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, उनके लिए आपको रीअपियर करने की अपॉर्चुनिटी है। तो जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए थे, जिन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं हुए थे और बच्चों के मार्क्स आए हैं असेसमेंट के बेस पे जो एवरेज निकाला है CBSE ने, और बच्चे उससे खुश नहीं है, तो बच्चे रीअपियर हो सकते हैं उन एग्जाम्स में, तो वो आपको मौका मिलेगा। एंड मैं एनकरेज करूंगा कि यदि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग था जिसका एग्जाम नहीं हुआ है और आपको जो असेसमेंट के बाद मार्क्स आए हैं, आपको लग रहा है कि वो अच्छे मार्क्स नहीं है, तो उनके री एग्जाम में जरूर अपीयर हुई है, क्योंकि आपकी परसेंटेज बढ़ने का चांस होगा। तो वो प्रोसेस टोटली डिफरेंट है और ये प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। ये सिर्फ उन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका एग्जाम हुआ है। ओके, जिनके CBSE ने एवरेज बना के नंबर नहीं दिए, उनके लिए एप्लीकेबल है। ओके, ऑलराइट, दैट वाज द वीडियो। इसमें मैंने कोशिश करी कि आपको ये पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और इवैल्यूएशन, रीइवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस है क्या। इसके अलावा आपको यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, और दक्ष के बच्चे ऑफ कोर्स मुझे व्हाट्सएप पर जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसके थ्रू मैसेज कर सकते हो।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो सर्कुलर्स हैं वो डाल दूंगा, जो 10th क्लास और 11th क्लास का CBSE ने सर्कुलर भेजा हुआ है। तो वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिली है वो शायद आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बट मैंने सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश की है कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। Alright, thank you so much for watching this video, and all the best with whatever you decide to go for, decide to do going forward. Alright, thank you so much.